आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर का महीना मेरे लिए थोड़ा मुश्किलों भरा होता है। दिन छोटे होने की वजह से स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। उस दिन भी संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे स्कूल से घर के बजाय अपने ससुराल जाने का कार्यक्रम बन गया। नेशनल हाईवे पकड़ते ही मेरी मोटरसाइकिल ने रफ्तार पकड़ ली। तकरीबन 50 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय कर मैं ससुराल के नज़दीकी कस्बे के सीमा में घुस गया, जहां से मुझे अब मात्र 14 या 15 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी थी। वातावरण में शाम का झुटपुट फैल चुका था। ऊपर से धुंध भी गिर रही थी, जिससे सड़क पर सन्नाटा पसर चुका था। बीच रास्ते के दौरान 4-5 बार फ़ोन करके साले साहब ने मेरी लोकेशन की जानकारी ले ली थी। मैंने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे मोड़ पर रोकी। दूर कस्बे में जलती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। मैंने एक नज़र मेन सड़क से कटकर जाते हुए एक लिंक रोड पर डाली। वो नहर का छोटा रास्ता था जो आगे चलकर कस्बे से मेरी ससुराल जाने वाले मेन रोड पर मिलता था। इस रास्ते का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि एक तो कस्बे के ट्रैफिक के जाम से जान बच जाती थी, दूसरा 3-4 किलोमीटर की बचत हो जाती थी। दिन के समय मैं अक्सर इसी रास्ते का प्रयोग करता था। पुरानिया कहते हैं कि रात के समय उसी रास्ते का प्रयोग करना चाहिए जिस पे लोगों की अफरा तफरी हो, भले ही दूरी थोड़ी ज़्यादा हो। मैं अभी उधेड़बुन में ही पड़ा था कि अचानक आसमान में बादलों की गर्जन शुरू हो गई। साथ ही चेहरे से कुछ बूंदें टकराईं। बारिश आने में महज कुछ वक्त ही था। मैंने जी को खड़ा किया और लिंक रोड पकड़ लिया। महज 6 किलोमीटर की ही तो बात है, फिर मेन रोड पर तो मिल ही जाना है। बामुश्किल 5-7 मिनट गुजरे होंगे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी। मैंने मोटरसाइकिल रोककर डिक्की से रेनकोट निकाला और पहनने लगा। ए बाबू, बड़े भाग्य से मिल गए तुम इस वीराने में। हम दोनों माँ बेटी को तनिक आगे तक छोड़ दोगे, बड़ी कृपा होगी। अचानक पीछे से आवाज़ आई। मैं चौंक उठा। खेत की पगडंडी से अंधेरे में आते हुए 2 साए नजर आए। इस तन्हाई में आदमजात की आदमी को महसूस करके मेरे मन को थोड़ी हिम्मत मिली। कहाँ जाना है काकी? और इस अंधियारी रात में आप दोनों क्या कर रही हैं? मैंने बूढ़ी महिला से पूछा, जिसके हाथ में बड़े बड़े 2 थैले लटके हुए थे। उसके साथ एक जवान लड़की भी थी जो संभवतः उसकी बेटी रही होगी। यहीं बगल में चर्च है, आपने देखा ही होगा। हम दोनों फादर से मिलने आए थे। मेरी बेटी बीमार चल रही है ना, उसी को दिखाना था। महिला ने भावहीन स्वर में कहा। पर एक मोटरसाइकिल पर आप दोनों को ले चलने में दिक्कत होगी काकी, ऊपर से रात का भी वक्त है। मैंने थोड़ी सी असहजता जताई। कोई बात नहीं बेटा, आप बस मेरी बेटी को आगे वाली पुलिया पर छोड़ देना, वहाँ इसके बाबू आए होंगे, तब तक मैं आती हूँ पीछे से। तभी मेरी मोबाइल की रिंग बजी। साले साहब ने तीसरी बार फ़ोन लगाया था, जो मेरे उठाने से पहले ही कट गया था। उफ, अब ये रास्ता तय करूं कि फ़ोन उठाऊं। झुंझलाते हुए मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन उठा लो बेटा, क्या पता कोई ज़रूरी बात करनी हो, महिला ने कहा। अरे कुछ नहीं काकी, बस यही पूछना होगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा। आपका अनुमान सही है, रात घिर रही है। बात करने से बेहतर होगा कि हम लोग आगे का रास्ता तय कर लें। पहली बार लड़की ने मुंह खोला। मोटरसाइकिल अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। लड़की ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। मैं अचकचाया। या तो वो निपट अनाड़ी थी या फिर उसे अभी दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। भला अजनबियों से ऐसे कौन ताल्लुकात करता है। लड़की जो कि मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा निपटी जा रही थी, उसका खुद पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने उसका नाम पूछा। जूली नाम है मेरा।
फिर एक बार जो उसने बोलना शुरू किया तो बेतकल्लुफ़ी से बोलती चली गई। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। इसी बीच फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जो शायद साले साहब की ही थी। बस वो जो सामने पुलिया दिख रही है ना, वहीं पर रोक दीजिए। लड़की ने पीछे से मेरे कंधों को दबाया। पर यहाँ तो तुम्हारे बाबूजी नहीं है, अकेले कैसे जाओगी घर? लड़की मोटरसाइकिल से उतर चुकी थी। मैंने फ़ोन निकाला जो अब भी बजे जा रहा था। हाँ बोलो साले साहब, क्यों तंग कर रहे हो रास्ते में? आ ही तो रहा हूँ मैं। अभी आप कहाँ हैं जीजा जी? बस तुम्हारे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर, मैंने हंसते हुए कहा। नहर वाला रास्ता तो नहीं पकड़ा ना आपने? साले की आवाज़ में हल्का सा कंपन था। अरे यार, हर बार तो उसी रास्ते से आता हूँ, तो फिर आज क्यों नहीं? शॉर्टकट है ना? मैंने लापरवाही से कहा। हे भगवान, जितना जल्दी हो सके निकलिए वहाँ से। इस पर मैंने कहा, अरे क्या हुआ, मैं तो हमेशा उसी रास्ते से आता हूँ। अभी 10 दिन पहले उस रास्ते में जो चर्च पड़ता है ना, वहाँ पर 2 लोगों का मर्डर हुआ है। आप जल्दी वहाँ से निकलिए। उनकी आत्मा हमेशा उस रास्ते पर अपने शिकार की तलाश में खड़ी रहती है। मेरा शरीर जोरों से कांपा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। देर तो वाकई में हो गई है साहब आपको। अचानक सामने खड़ी लड़की के होठों से वहशियाना आवाज़ निकली। मैंने घबराहट में जल्दी जल्दी किक मारी और मोटरसाइकिल भगाने की असफल कोशिश की। सामने खड़ी लड़की, जो अब एकदम से सीधी साधी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पर अजीब से निशान उभर आए थे। उसने खड़े खड़े एक जंप लगाई और मुझे नीचे गिराते हुए मेरी छाती पर बैठ गई। पीछे से उसकी माँ भी। उसका भी एक चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करूं। मेरा दिमाग पूरा सुन्न हो चुका था। मगर तभी वहाँ पर एक कार आ पहुँची और उस कार के आते ही वो दोनों आत्माएं पता नहीं कहाँ गायब हो गईं। उस कार में कुछ जवान लड़के थे जो शायद कहीं से लौट रहे थे। फिर उन्होंने मुझे उठाया और मैं अपनी बाइक लेकर सीधे ससुराल पहुंचा। उस दिन के बाद से मैंने वो लिंक रोड का रास्ता कभी भी नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक घर था सफ़ेद रंग का। उसके पीछे एक खिड़की थी और नीचे कुछ झाड़ियाँ, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर से कोई झांक रहा है। कभी उसकी आंखें तिरछी दिखती थीं तो कभी गोल घूमती, जबकि उस जगह पर तो कई सालों से कोई एक परिंदा भी नहीं गया। इंसान तो दूर की बात है। फिर उधर से आखिर अंदर की ओर से ऐसा क्या है जो देखता था, ये पता नहीं चला कि वो कौन सा रहस्य है जो उसके अंदर आज भी मौजूद है। होता ये था कि दिन के समय तो सब कुछ सामान्य रहता था, पर उस जगह के गड्ढे देखने में बड़े ही डरावने दिखते थे, दिन में भी और फिर अक्सर रात में ही किसी के अंदर से बाहर की तरफ झांकने की निगाहें महसूस होती। फिर भी उधर से कोई गुजरता था तो कभी कभी ऐसा आभास होता जैसे कोई उसे देख रहा हो, और जब पलटकर उधर देखकर उस गतिविधि को समझने की कोशिश करता तो ऐसा वहम सा लगता। ऐसा किसी एक तो इंसान के साथ नहीं, बल्कि जो भी उधर रात के समय से गुजरता था उसकी यही शिकायत होती थी कि किसी की नज़र उस पर पड़ती है जब भी वो उस घर की तरफ से जाता है। ये तो एक अलग तरह की घटना थी, पर उस दिन जो हुआ वो कुछ अजीब सी हरकत हो गई। जब एक किसान हमेशा उस घर के पास से गुजरता था तो वो हमेशा उस आँखों को महसूस किया करता था, पर उस दिन जब रात में वो अपने घर के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र उस गोल आकृति की बनी खिड़की पर जब पड़ी तो उसने ध्यान से उस ओर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई हाथ का पंजा बाहर आया और एक ही झटके में अंदर की तरफ चला गया।
अंधेरे में तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर जब उसने उसे देखने के लिए उस जगह से थोड़ी दूर खड़ा हुआ तो वही हरकत दोबारा हुई और ऐसा लगा जैसे कोई हाथ निकलकर उस खिड़की के नीचे लगे पेड़ को हिलाया हो और तुरंत अंदर की तरफ चला गया। उस किसान ने इस बार उस हाथ को देखा था। वो पीले रंग का था, जैसे किसी जानवर का हो, और उसके हाथ पर कटे फटे के निशान थे जिसमें खून के थक्के जगह हुए थे। इस बार तो उस किसान ने तय किया कि शायद किसी इंसान का ही है जो इस तरह की हरकत करके सबको डराने का काम करता है, या फिर कोई पागल है, देखा जाए। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उस खिड़की पर अपने दोनों हाथों को रखा। उसके बाद अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अंदर चारों तरफ अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा था कि आंख खोलकर भी ऐसा लगता कि आंखों की रोशनी चली गई हो। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो सोचा कि कल सुबह आकर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगा, और अपने सिर को बाहर की तरफ निकाल ही रहा था। उतने में ही नीचे से 2 हाथ आकर उसके गले को दबोच लिया। मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी, इतनी मजबूती से पकड़ा था। गले का हर नस दबा हुआ था। बाहर हाथ पैर हवा में हिलने लगे और वो खुद को उस जगह से निकालने के लिए उन दोनों हाथों को अपने गले से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। उस खिड़की की ऊंचाई काफ़ी ऊपर थी, जिससे पैर उसके ज़मीन से ज़्यादा ऊपर थे। हवा में ही उसके पैर लहराते जा रहे थे। खुद को उन हाथों की मजबूत पकड़ से वो अलग नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक छटपटाता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जो भी अदृश्य मानव था, उस अदृश्य शक्ति ने उस मृत किसान के लाश को अंदर उस खिड़की के अंदर घसीटते हुए ले गया। उसके बाद वो किसान कहाँ गया, ना ही उसका पता चला और ना ही उसकी लाश मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।